अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, जब से गज़ा जंगबंदी हो गई, इसराइल के लिए मुश्किलात का एक दौर है कि जो ख़त्म नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर हर आए दिन जब 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 ये जो कैदियों का तबादला हो रहा है, इसराइल के लिए एक शर्मिंदगी का एक मुकाम बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से इसराइल जो कैदी हैं, वो हमास जिस तरीके से उनको रिहा कर रहा है, इसके नतीजे में इसराइल के ऊपर सवालात बहुत ज़्यादा उठते दिखाई देते हैं कि इसराइल ने क्या किया, हमास के साथ क्या किया, हिजबुल्लाह के साथ क्या किया, उन्होंने गज़ा वालों के साथ क्या किया, उधर लबनान वालों के साथ। लेकिन हमास के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने देखे इंसानियत की कैसे आला मिसालें कायम की हैं कि उन्होंने एक भी कैदी को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिसके नतीजे में वो दुनिया में शर्मिंदगी उसका मुकद्दर बन जाती। लेकिन इसराइल के लिए अब मुसलसल शर्मिंदगी जो है उसका मुकद्दर बनती जा रही है, क्योंकि इसराइल ने जो उनके पास जो कैदी थे फ़लस्तीन के, उनके साथ इंतहाई शर्मनाक किस्म के उनके साथ सलूक किया है। उसके विजुअल्स दुनिया ने देखे, उससे पहले उस हवाले से तमाम तर खबरें आती रही हैं जिस तरीके से लोगों को पकड़ पकड़ कर ट्रालरों में डालकर लेके जाया जाता था इसराइल के अंदर। तो उसके बाद वहाँ पर जिस तरीके से इंसानियत सोज उनके ऊपर मुजालिम किए जाते थे, उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, उनके साथ जिनसी हरासगी के जो वाक़ात होते थे, ये सारा कुछ सारी दुनिया ने देख लिया। और उस हवाले से बाकायदा उनके आपस की जो लड़ाइयाँ होती थी कि मैं कितना जुल्म कर लूँ, और वो जो बारियां ले रहे होते थे जुल्म करने के हवाले से, ये भी दुनिया देखती रही है कि क्या क्या कुछ इसराइल के जो शहरी हैं और इसराइल के जो हुकाम हैं, इसराइल के जो फोर्सेस हैं, उन्होंने इन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ किया है, जो कि किसी इंसानियत के दायरे में नहीं आता था। लेकिन हमास की जानिब से देखें, उनके जो कैदियों को जिस तरीके से इज़्ज़त और तकरीम के साथ रखा गया, ये जेनेवा कन्वेंशन की भी एक इसराइल की जानिब से तो खिलाफ वर्जियाँ की जाती रहीं, लेकिन हमास ने जो किया है उसमें वो जेनेवा कन्वेंशन में कुछ इतना भी कैदियों के हुकूक के हवाले से नहीं है जितना ज़्यादा हमास की जानिब से इन कैदियों के हुकूक का ख्याल रखा गया। बहरहाल, दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो हमास को और गज़ा वालों को वहाँ से बेदखल करने के अपने मंसूबों को अमली जामानत पहनाने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। इस मंगल को आने वाले मंगल को एक इम्कान है कि इन दोनों के दरमियान एक बार फिर मुलाकात होगी, जिसमें ख़ास तौर पर गज़ा जंगबंदी के हवाले से बातचीत की जाएगी, और दूसरा इनके दरमियान ख़ास तौर पर जो कैदियों के तबादले के हवाले से बातचीत की जाएगी, और साथ साथ गज़ा के जो शहरी हैं उनको मिस्र और उर्दून मुंतकिल करने के हवाले से वे फॉरवर्ड के ऊपर बात किए जाने का इम्कान है। ट्रंप ने इस हवाले से नेतन्याहू को बाकायदा तौर पर बुलाया है अपने पास। उससे पहले तो कहा जा रहा था कि ट्रंप बड़े गुस्से में हैं नेतन्याहू के हवाले से, नेतन्याहू को उन्होंने घास नहीं डाला, ये हुआ वो हुआ, बड़ी बातें सामने आ रही थी। लेकिन ये है कि जब से इक़्तिदार संभाला तो उसके फ़ौरन बाद से जो इक़्तिदार संभालने से बल्कि पहले भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो तकरीरियाँ की हैं, वो भी सारे प्रो इसराइल तकरीरियाँ की थी। तो अब जो है वो बाकायदा तौर पर गज़ा वालों को मिस्र और उर्दून में मुंतकिल करके ये सारा इलाका भी एक ग्रेटर इसराइल के हिस्से के तौर पर इसराइल को नवाजने की पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस हवाले से ट्रंप और उसके दामाद भी, और अब ये बेंजामिन नेतन्याहू भी। तो ये सारे शरीक मुमकिन दिखाई नहीं देता कि इसराइल और अमेरिका के जो मंसूबे हैं वो पाए तकमील तक भी पहुँचेंगे। बहरहाल, इन दोनों की कोशिशें हैं, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी इस हवाले से अपनी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि गज़ा के जो फ़लस्तीनियों को है गज़ा से निकालना नस्ल कशी के मुतरादिफ होगा, उन्होंने ये कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस गज़ा की पट्टी के अंदर जंगबंदी का जो सिलसिला है वो उसको जारी रहना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको मुसलसल आगे जारी रखना चाहिए। दूसरी तरफ जो अरब लीग है, उनके मावन सेक्रेटरी जनरल हैं हसाम ज़की, उन्होंने भी कहा कि गज़ा की आबादी की जबरी हिजरत के हवाले से हमारा मौक़िफ़ जो है वो वाज़ह है, और मौक़िफ़ हमारा ये है कि गज़ा जो है वो गज़ा के शहरियों का है, उसको उनको कोई माए का लाल वहाँ से नहीं निकाल सकता। गज़ा वाले गज़ा में ही रहेंगे, और जिसने अपने शहरियों को निकालना है वो निकाल के लेके जाए। उससे पहले अब्बास अरागची जो हैं ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ अपना दोहराया था। अगर ट्रंप को निकालना है, किसी को बसाने का ही बड़ा शौक़ है, तो उनको इसराइलियों को निकाल के लेके जाएँ और उनको ग्रीनलैंड में लेके जाएँ। ग्रीनलैंड आप वैसे भी आप डेनमार्क से उठाना चाह रहे हैं, तो आप ग्रीनलैंड में ले जाकर इनको बसाएँ, जान छुड़ाएँ, ताकि ये जब निकल जाएंगे वहाँ से।
دوسری طرف غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے اب تو لاکھوں لوگ جو ہیں جو بیگر ہوئے تھے وہ اب وہ غزہ میں واپس آ گئے ہیں، تو اب وہ اپنے مکانوں کو اپنے علاقے کی تعمیر نو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو اسرائیل ہے خاص طور پر جو بھاری مشینری ہے اس کو غزہ میں داخلے کی اجازت دینے سے بھی مسلسل طور پر انکار ہے. بہرحال اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بھاری ساز و سامان اور خیموں کی داخلے کے حوالے سے جو مذاکرات ہے اس کا آغاز گزشتہ یعنی کل ہفتے کے روز ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ جو مذاکرات اگر فروٹفل ہوتے ہیں تو آنے والے ویک کے اندر یہ اجازت پہلی دفعہ دی جائے گی، جس میں جو بھاری ملبہ ہٹانے کے حوالے سے جو گاڑیاں ہیں، ایکسیلیٹرز ہیں، اور دوسری جو گاڑیاں ٹریکٹرز ہیں، بلڈوزرز ہیں، ان کو وہاں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، جس کے بعد سے وہاں پر باقاعدہ طور پر ملبہ ہٹانے کا کام شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے جو کام ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا. اس تعمیر نو کے حوالے سے یہ مختلف جو ماہرین ہیں وہ مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں. خاص طور پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15 سال لگیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 20 سے 25 سال لگ سکتے ہیں. تو بہرحال ٹائم تو اچھا خاصا لگے گا کیونکہ پورا غزہ جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بنا ہو. دوسری طرف امریکہ کے اندر ٹرمپ جہاں ادھر غزہ کے اندر اپنے عزائم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر خود امریکہ کے اندر بھی جو فلسطین کے جو حامی ہیں ان کے خلاف انہوں نے باقاعدہ اپنا جو ان کی جو عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے. خاص طور پر ابھی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ مشیگن یونیورسٹی سے آئی ہے. وہاں پر جو احتجاج کرنے والے تھے فلسطین کے حق میں، جو ایک گروپ تھا طلبہ کا، ان کو باقاعدہ 2 سال کے لیے معطل کر دیا گیا تھا. یہ جو گروپ ہے وہ خاص طور پر فلسطینیوں کے حق میں، ان کی آزادی کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے. ان کو نہ صرف 2 سال کے لیے معطل کیا گیا ہے مشیگن یونیورسٹی کی جانب سے، بلکہ ان کی جو مالی اعانت کا جو سلسلہ تھا اس کو بھی روک دیا گیا. اس کے ساتھ ہی اس گروپ نے بھی اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرنے والی کمپنیوں سے علیحدگی اور مالی روابط منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہوا تھا. اسٹوڈنٹ الائڈ فار فریڈم اینڈ ایکویلٹی اس گروپ کا نام ہے، اور اس گروپ کے اوپر تسلیم شدہ جو طلبہ تنظیموں کے لیے مقرر کردہ جو اصول ہیں، معیارات ہیں، ان کی خلاف ورزی کا الزام یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا ہے. گروپ نے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ موسم بہار میں بھی احتجاج اور NRB پر جو کیمپس ہے اس کی اسکول کی اجازت کے بغیر احتجاج کیا تھا. یہ کچھ الزامات لگائے ہیں اور اس کے بعد سے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. 2 سال کے لیے ان کو طلبہ کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا ہے، ان کو معطل کر دیا گیا، ان کی مالی اعانت جو ہے وہ روک دی گئی ہے. جتنے مظاہرے ہوئے ہیں کیمپسز کے اندر امریکہ کے اندر، ان میں مظاہروں کی پاداش میں تقریباً 3200 سے زائد طلبہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا امریکن انتظامیہ کی جانب سے. ابھی جو ٹرمپ برسر اقتدار آیا تو انہوں نے جس طریقے سے غیر قانونی تارکین وطن کو جو نکالنے کا جو پالیسی اختیار کی تھی، انہوں نے فرسٹ جو آرڈر اپنے جاری کیا تھا، اس کے بعد سے وہ امریکہ میں مقیم جو غیر قانونی تارکین وطن ہے ان کی بے دخلی کا سلسلہ بھی بہت زوروں سے جاری ہے. اب تک کی اطلاعات جو کے مطابق تقریباً پاکستانیوں سمیت 7000 سے زائد جو تارکین وطن ہیں ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے ان کے اپنے ملکوں کو روانہ کر دیا گیا، ان کو ملک بدل کر دیا گیا. جبری طور پر بے دخل کیے افراد میں امریکی حکام کے مطابق زیادہ تر وہ افراد شامل ہیں جو پرتشدد کارروائیوں میں ملوث پائے گئے تھے. یہ تو امریکی حکام کا الزام ہے، لیکن اپنے روزگار کے لیے جس بھی طریقے سے وہ وہاں پر پہنچے ہیں، جو لوگ شہری ہیں دوسرے ممالک کے، ان کو اب امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ کے ہدایت کے اوپر امریکی حکام ان کو اٹھا کر ان کو باہر بھیج رہے ہیں، جبری طور پر ان کو بے دخل کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ میں جو لگی آگ ہے لاس اینجلس کی، وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے. اس آگ کے جو شعلے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے ہیں. اس آگ کے شدت جو ہے وہ ابھی بھی اسی طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. جو ہوا کے جو بگولے ہیں وہ اس آگ کی شدت کو اور اضافہ کرتے جاتے ہیں اور اس آگ کو مزید پھیلاتے جا رہے ہیں. امریکی حکام اور دوسرے ممالک کی جانب سے آئے ہوئے ریسکیو حکام جو ہے وہ اس آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. گزشتہ روز جو ہے وہ ٹرمپ نے بھی خاص طور پر جو لاس اینجلس کے کیلیفورنیا کے جو حکام ہیں، خاص طور پر ان کے جو گورنر ہیں، ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ جو وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے، اس کی جو ریاستی حکومت کی جو حکام ہے، وہ ایک خاص قسم کی مچھلی کی جو پیداوار ہے اس کو تباہ ہونے سے روکنے کے لیے پانی کی جو فراہمی ہے، سپلائی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں
आग को बुझाने के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो वहाँ की जो रियासती गवर्नमेंट है, वो अगर इसमें ताउन नहीं करेगी, तो हम फिर वफाक की जानिब से उनके लिए जो फंड्स हैं, उनका सिलसिला रोक देंगे। ये ट्रंप का उनके लिए वार्निंग था। लेकिन बहरहाल अभी भी आग इसी तरीके से जारी है। $300 अरब से ज़ायद का अभी तक नुकसान अमेरिका को हो चुका है, और ये आग जो है वो इस पर कब तक काबू पाया जाएगा, ये अभी उस पे कुछ कहना मुमकिन नहीं है। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा आग है जिसने इतनी बड़ी तबाही मचाई हुई है। दूसरी तरफ जो ट्रंप के आने के फ़ौरन बाद से ये जो अमेरिका के अंदर हादसात का सिलसिला शुरू हो गया है, वो अब गुज़िश्ता व्लॉग में भी मैंने कहा था कि 10 दिनों के अंदर तीसरा जो फ़ज़ाई हादसा है, वो अमेरिका में गुज़िश्ता रोज़ यानी हफ़्ते के रोज़ हो चुका था, जिसमें एक एयर एम्बुलेंस जो है वो अचानक से वो भी गिर गई थी अलास्का के इलाके में, और जिसके नतीजे में तकरीबन 6 अफ़राद जो हैं वो भी हलाक हो चुके थे। तो ट्रंप जब से आए हैं, ये ख़ास तौर पे ये जो फ़ज़ाई हादसा थे, वो भी बहुत तेज़ी के साथ उनमें इज़ाफ़ा हो गया, और अमरीकी हुकाम जो हैं उनके अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि इन हादसात की वजूहात क्या हैं, लेकिन अभी तक वो इन वजूहात को पाने में नाकाम रहे हैं। इससे पहले याद होगा, जो एलियंस के नाम पे बड़ा शोर होता रहा कि वहाँ पर कुछ गैर मरई जो मखलूक जो हैं, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वहाँ पर आ रहे थे। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर उन्होंने फ्लाई किया, लेकिन अमरीकी हुकाम जो है उनके बारे में भी तहकीकात सामने लाने में नाकाम रहे। वो जब भी जो उनके ड्रोन्स या तैयारे जो हैं उनकी तरफ जाके उनको जब वो हिट करने की कोशिश करते थे, वो नाकाम हो जाते थे। वो पता नहीं कौन से जो एलियंस थे, वो कौन से मखलूक थे, या किसी रशिया और चाइना की जानिब से कोई ख़ास मिशन पे कोई भेजे गए, कोई जदीद टेक्नोलॉजी थी। बहरहाल अमेरिका की जानिब से वो भी उसके जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। इसी तरीके से अभी ये जो 3 तैयारों के जो हादसात हो गए हैं, उनके ऊपर भी उनकी तहकीकात जारी हैं आने वाले दिनों में। बहरहाल देखते हैं, जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी तहकीकात के हवाले से हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।